कल फ्राइडे हॉलीडे है, सो आई एम ट्रैवलिंग ऑल द वे बैक फ्रॉम हैदराबाद टू उज्जैन। 28 घंटे की लंबी जर्नी है, बट रियल स्ट्रगल ये नहीं है। रियल स्ट्रगल वापसी आने में है। वापसी में मुझे 2 ट्रेन बदलनी है, वो भी जनरल डिब्बे में। हर हालत में मंडे को 11 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि लीडरशिप की मीटिंग है। अगर वो मिस हुई तो मैं गया। मैं अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हो रन टाइम रोड। मुझे नहीं पता मैं कैसे 11 बजे मंडे ऑफिस पहुंचूंगा। लेट्स सी क्या मैं पहुंचता हूं कि नहीं। जोश जोश में पीजी से तो निकल गया, बैग भी पैक कर लिया, बट डर लग रहा है। इवन मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद भी मन में बहुत सारे डाउट हैं। बट सच बताऊं, मन में एक अजीब सी जंग चल रही है। एक डर है कि यह सब मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। 28 घंटे की जर्नी है, रिटर्न में जनरल कोच, यह सब पॉसिबल है या मैं खुद को परेशान कर रहा हूँ। मेरी यह दुविधा क्या आप भी सुनना चाहोगे? मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड का क्या प्लान है? पब चले चिल करने? नहीं यार, इस बार उज्जैन और ओमकारेश्वर जा रहा हूँ महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन अकेले भाई? वहाँ की भीड़ देखी है। और मंडे को 11 बजे लीडरशिप की मीटिंग है। और ट्रेन से हैदराबाद से उज्जैन जाने में 28 घंटे लगता है। हाँ, कोई दोस्त रेडी नहीं था तो इस बार अकेला ही जा रहा हूँ। देख भाई, मैं लिख के देता हूँ। तू वहाँ पहुँचते ही थक जाएगा और जनरल क्लास की भीड़ देख के तू इंदौर से फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएगा। देखता हूँ शुभ भाई, अगर महाकाल ने बुलाया है तो हिम्मत भी वही देंगे। बेस्ट ऑफ लक टॉपर, पर मेरा प्रेडिक्शन याद रखना, तू मंडे ऑफिस नहीं आ पाएगा। मेट्रो का सफर तो खत्म हो गया और उसके साथ दिमाग की वो जंग भी। अब बातें करने का टाइम निकल चुका है, अब एक्शन का टाइम है। काचीगुड़ा स्टेशन आने वाला है और मेरे सामने वो 28 घंटे की जर्नी। मन में अभी भी सवाल है, पर डर से ज़्यादा एक विश्वास है महाकाल के ऊपर, और जिद मंडे मॉर्निंग 11 बजे ऑफिस डेस्क पर होने की। ट्रेन में सेटल होते ही चना नमकीन और बिस्कुट का पैकेट खुल गया। खिड़की के बाहर के नज़ारे और बगल में बच्चों की मस्ती देखने में ही वक्त निकल गया। कुछ समझ नहीं आया, देखते ही देखते कब शाम ढल गई और कब अंधेरा हो गया, बिल्कुल एहसास ही नहीं। ट्रेन की आवाज़ और ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। बस अब रात भर का सफ़र बचा है। 2 पराठा ऑर्डर किया था स्विगी से। सोचा था चावल नहीं, आलू का पराठा खाऊंगा, बट मुझे क्या पता था कि आएगा ही नहीं। कैंसिल कर दिया। देखता हूँ नेक्स्ट स्टेशन पे अगर कुछ मिलता है खाने को। भाई कैसा लग रहा है? ठीक है, चलो बढ़िया, बनाता रहूँगा धीरे धीरे। सोचा था गाइज नेक्स्ट स्टेशन पे कुछ खाने पीने का ले लूँगा। आप देख रहे हो स्टेशन कैसा स्टेशन है? लग रहा है मुझे खाने बिना खाए ही सोना पड़ेगा आज। सुबह के 4 बज रहे हैं और तारीख है आज 2 मई। आप देख रहे हैं चिड़िया की चहचहाट कैसी है, और उज्जैन में महाकाल की परमिशन से आज मैं यहाँ पर हूँ। बाबा के दर्शन होने के बाद इंदौर का फेमस पोहा और समोसा खा के निकल गया आसपास के मंदिर घूमने। इन बच्चों को पंडित जी की तरह पूजा करते हुए देख के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने काफ़ी देर तक वेट किया, पर खैर बात करने का मौका नहीं मिला। थोड़ा बुरा लगा, बट आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं उज्जैन 4 बजे पहुँच गया था। बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। उसके बाद मैं आसपास के मंदिर में घूम रहा था, बट लेकिन कुछ खास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं क्योंकि वो ब्लॉगर नहीं बनना चाहता था कि जो आपको बताए कि आप ये चीज़ यहाँ से खा लो, ये ट्रेन यहाँ से पकड़ लो, मैं वो नहीं बनना चाहता था। तो एक टाइम पे ऐसा फील आ रहा था कि मैं ये इस बार भी इसको ब्रेक इवन नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब। बट लेकिन जो भगवान आपके लिए डिसाइड किए होते हैं वो आपको भी नहीं पता होता, बस आपको काम करते रहना होगा। 2 बजे धूप थी तो मैं पंडाल में एक जगह बैठा था, वहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे ही खेल रहा था। तो खेल खेल में मुझे पता चला कि यहाँ पे तो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है राधे और कृष्ण की। मैं जो कॉलेज मथुरा में 4 साल
हॉस्टल में वहीं बिताया मथुरा में, वो राधे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ना हो, तो मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं उनको रिकॉर्ड करने लगा कि प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे है, कैसे एक भगवान को हम अपने बच्चे जैसा मानते हैं, उनको खाते हैं, पिलाते हैं, उनको सुलाते हैं। तो यही सब मैंने रिकॉर्ड किया इस वीडियो में। अभी शोभा यात्रा भी निकलने वाली है, उसको भी हम देखेंगे। अब सीधा चलते हैं मूर्ति पुनर्स्थापना में राधा कृष्ण का जल अभिषेक देखने। सुनते ही मन शांत सा हो गया। चलो एक लोटा भर दो, पानी साफ कर दिया। हर हर महाकाल। मैं यहाँ उज्जैन क्षेत्र में आया था। यहाँ मुझे पता चला कि 200 साल पुरानी मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों के साथ खेला था, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ में मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इतना प्राचीन मंदिर मूर्ति की पुनर्स्थापना क्यों हो रही है और इसका पौराणिक महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए। तो सभी को मैं राधे राधे बोलना चाहूँगा। ये कृष्ण जी क्या हो, तो मैं राधे राधे से स्टार्ट करूँगा। आप पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है पंडित प्रतीक मेहता। मेरा नाम पवन शर्मा। मेरा नाम अंकित पुरोहित। पंडित प्रवीण जोशी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आखिर 200 साल तक एक मूर्ति स्थापित थी, पुनर्स्थापित क्यों किया जा रहा है? पुनर्स्थापित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या होता है कि मूर्ति जो होती है, बहुत सालों से जिस मूर्ति का पूजन होता आ रहा है उसमें भग्न भी वो मूर्ति हो जाती है। भग्न का अर्थ होता है खंडित। तो यह मूर्ति खंडित हो गई थी। उसके बाद में मंदिर भी जो है अति जीर्ण हो गया था। जीर्ण का मतलब होता है पुराना। तो मंदिर देवता के ऊपर ना गिर जाए, है ना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो समय समय पर मूर्ति, और मूर्ति तो शिव जी की मूर्ति, अगर शिव जी की मूर्ति का तो भग्न भी हो जाए अगर, तो भी पूजन किया जा सकता है शिव जी और शालिग्राम का। लेकिन मंदिर भी अति जीर्ण हो गया था, इसलिए उसको मंदिर का भी नवनिर्माण करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए यहाँ पर जो है कतिया समाज, बिल्कुल महाकाल मंदिर के बिल्कुल समीप में यहाँ पर यह कतिया समाज का 250 वर्ष पुराना राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। जब इनके मन में अच्छी प्रेरणा हुई, इनको भगवान ने सत्प्रेरणा दी इन समाज वालों को, तब जाकर के यहाँ पर मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ। और उसके साथ यहाँ पर जो मूर्ति भी है वह भी नवीन मूर्ति ला करके यहाँ पर ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित की जा रही है। आज इस कार्य को चलते चलते आज चौथा दिन है। आज भगवान का स्नपन हुआ। स्नपन होकर के भगवान की जो है मंगल शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद में जाकर के भगवान को शयन कराया जाएगा। और कल जो है 3 मई 2026 को यहाँ पर जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी ब्राह्मणों के द्वारा। पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। हमारे घर में भी मूर्तियाँ होती हैं, तो क्या वो विखंडित हो जाती हैं? तो हमें उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे होंगे नदियाँ कैसी पोल्यूटेड हो गई हैं। अगर हम अपनी मूर्तियाँ नदी में विसर्जित कर देंगे तो पोल्यूशन का भी कारण कर रही है। तो उसका कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें। नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए तो धातुओं की मूर्ति का विधान है। धातुओं की मूर्तियों का विधान ही इसलिए है क्योंकि धातु अगर जल में जाती है तो जल को शुद्ध करती है, जल को अशुद्ध नहीं करती। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जैसे आजकल जो मूर्तियाँ बन रही है, जैसे गुरुजी ने बताया, तो वही विषय ये था कि पहले जो मिट्टी के गणपति बनते थे, मिट्टी से ही सभी चीज़ बनती थी, पर आजकल उसका दुष्परिणाम अपन देख रहे हैं कि नदी गंदी क्यों हो रही है। उसमें प्लास्टिक और उसके बाद निर्माल्य विसर्जन जो करते हैं वो भी एक तरह से गलत है। निर्माल्य यदि आपको विसर्जन करना है तो एक वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करके उसको वहाँ रखे। और मूर्तियाँ जो आजकल नदी में डाल रहे हैं उसी के कारण ये दूषित हो रहा है। और अपने घर में जो मूर्तियाँ होती है वो धातु की रखनी चाहिए। वो धातु की रखनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं जब आया था, मैं बच्चों के साथ थोड़ा खेला, तो उन्होंने बताया कि ये 200 साल बाद पुनर्स्थापित की जा रही है। 250 साल, सो माफ़ करिएगा मेरी। तो आखिर ऐसा रीज़न क्या है कि दोबारा से की जा रही है? और मूर्ति कहाँ से लाई गई है, उसका क्या विधान है मूर्ति का? जैसे नर्मदा में बोला जाता है कि वहाँ का हर कंकड़ शिव जी हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि मतलब मूर्ति किस चीज़ की बनी है? और कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास धातु की मूर्ति है तो बदलने पे कौन सी हमें मूर्ति लेके रखनी चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। मूर्ति जो होती है, मूर्ति का विधान है। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है ना, कृष्ण बलराम और सुभद्रा की, वह जो बनाई जाती है वो काष्ठ की बनाई जाती है। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। तो मूर्ति तो किसी भी लकड़ी की भी चलती है, उसके बाद में धातु की भी चलती है, उसके बाद स्वर्ण चांदी, है ना,
उसके बाद में पाषाण, यहाँ जो मूर्तियाँ आजकल जो मंदिर में जो स्थापित करते हैं मूर्तियाँ, वो पाषाण की मूर्तियाँ होती हैं, मतलब पत्थर की मूर्तियों का भी शास्त्र में विधान बताया है। जैसा गुरुजी ने बोला कि मूर्तियों को घर में ऐसा बताया है कि अंगुष्ठ प्रमाण, घर में जो मूर्तियाँ हमको रखनी चाहिए वो इतनी ही हाइट की रखनी चाहिए। इससे बड़ी हाइट की मूर्तियों का घर में पूजन करने का, हाँ अंगूठे बराबर, इससे बड़ी मूर्तियों का घर में पूजा करने का विधान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रखें तो एक बिल्लास, इससे बड़ी मूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी एक मेरा और प्रश्न है, ये आप बता रहे 250 साल पुरानी है, तो इसकी संस्थापना कैसे हुई, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे? जो कात्या समाज के जो ये क्या होता था कि पहले महाकालेश्वर के आसपास जितने भी लोग रहते थे वह सभी लोग महाकाल के कुछ प्रमुख लोग हुआ करते थे, मतलब आप सेवा देने वाले सेवादार होते थे। तो ऐसे ही एक ये जो समाज था ये महाकाल में बहुत वर्षों से, हजारों वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा था। तो उनके द्वारा यहाँ पर इनको ये भूमि वगैरह मिली, उन्होंने फिर यहाँ पर भगवान को स्थापित किया। धन्यवाद। आने से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना मैं देखूंगा। तो अभी हम चलेंगे शोभा यात्रा कवर करने की, कैसी इनकी शोभा यात्रा निकलती है। मैंने मूर्ति देखा है, बहुत ही सुंदर है। आशीर्वाद मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अभी रिकॉर्ड नहीं किया, माला मिल गई मुझे, माला। पहले तो आपको राधे राधे बोलूँगा। आपको भी राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो मैं यहाँ उज्जैन घूमने आया था, यहाँ पे बच्चों के साथ खेला, तो यहाँ पे देखा प्राण प्रतिष्ठा हो रही राधे कृष्ण की, और मैंने अपना बीटेक मथुरा में 4 साल बिताया है, तो मुझे अब थोड़ा ज़्यादा लगाव है। तो आप पुनः स्थापित क्यों कर रहे हैं ये मंदिर? हम पुनः स्थापित इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मंदिर थोड़ा पुराना हो गया था, और यहाँ के राधा रानी भी थे तो थोड़ा उनका छोटे थे, तो हमको बड़ा करना था। तो हम पूरे मतलब हमारे समाज ने पूरा इकट्ठा चंदा करके, और मंदिर का पहला पुराना था तो उसको पूरा पत्थर संगमरमर से बनाकर वापस से एक प्राण प्रतिष्ठान करना था हमें व्यवस्थित। तो आज सहयोग मिला कि हमारे महाकाल बाबा के राज्य से, और आप भी आए तो हमको बहुत अच्छी प्रसन्न हुई कि आप देख तो रहे हो कि जिन आके हमने प्राण प्रतिष्ठान कैसे होती है। महाकाल का आशीर्वाद लेने आया था, और यहाँ पे राधा कृष्ण का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हमको और अच्छा प्रोग्राम होगा, अभी तो हमारा जुलूस निकलेगा, और जो राधा मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठान उनका पूरा तरीके से गोपाल मंदिर तक पूरा उसका भ्रमण होगा, भ्रमण होकर कल उनकी स्थापना भी होगी। ये देख के मुझे फैसिनेशन होता है कि हम अपने भगवान को भी अपने फैमिली मेंबर ऐसा ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो भी हमारे मन में रहते हैं और हमारी भी जान है, और हम भी हमारे प्रति उनका बहुत वो लगाव रहता है। हमसे यहाँ आने के बाद ये मुझे जो फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कभी भी आप उज्जैन आए तो 50 मीटर ही दूर इनका ये मंदिर है। आप थोड़ा लोकेशन डिटेल में बताएंगे कहाँ? बस हमारा तो पास में ही है, महाकाल मंदिर के पास में यादव धर्मशाला और भारत माता मंदिर है। जस्ट उसके पास में कतिया समाज की धर्मशाला, उसके अंदर ही अपना मंदिर बना हुआ राधा कृष्ण जी का। प्लीज अगर आप उज्जैन आए तो इस मंदिर जरूर आए, और आप तो प्राण प्रतिष्ठा भी देख लिए कि कैसी हुई है।
सच कहूँ तो बचपन से आज तक मैंने जातिवाद के नाम पे सिर्फ भेदभाव और बुराइयां ही देखी हैं, लेकिन आज कतिया समाज को एकजुट होकर इतना बड़ा भव्य कार्य करते देख के मेरा नज़रिया ही बदल गया। आज समझ में आया कि जाति की असली अहमियत क्या है। अगर हम भेदभाव छोड़ के साथ आएँ तो समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट करने का। बहुत खुश हूँ मैं। राधे राधे। क्या लगा शोभा यात्रा समाप्त हो गई? वेट, अब इनसे मिलिए। अभी मैं शोभा यात्रा जाने वाली थी, अभी इन लोग को देखा कि पंडित के वस्त्र में बैठे थे। मुझे उत्सुकता हुई कि जानने के लिए कि इनकी जीवन शैली कैसे होती है। तो राधे राधे। आप नाम बताएंगे? नाम विनायक वैष्णव। आपका? पंडित प्रज्वल वैष्णव। पंडित गौरव वैष्णव। आप तीनों उज्जैन से हो कि कहीं और से हो? हम तीनों अलग अलग गांव से। मतलब उज्जैन, बेसिकली आप लोग तीनों उज्जैन से ही? हाँ, यहाँ से। तो आप लोग की दीक्षा कैसे स्टार्ट हुई? आश्रम में हमारा धर्म, मतलब हमारा धर्म ही यही है, तो हमने सोचा कि हम पंडित ही करें। और हम 3 साल का कोर्स है हमारे आश्रम में, कर्मकांड की शिक्षा। वेद पढ़ना हो तो वेद की 7 साल की शिक्षा है, और आप भागवत जी भी पढ़ सकते हो। तो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो खेलने कूदने जाते हैं, तो आप लोग वो कैसे खेलते कूदते हो? क्योंकि बहुत जिज्ञासा है, हमें कभी ऐसा जीवन देखा नहीं है। आश्रम में हम खेलते हैं कूदते हैं, वही गार्डन है। तो जैसे हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ये सब है, तो आप कैसी क्रीड़ा करते हो? अगर सही बोला हो हाँ, हम भी क्रिकेट कबड्डी वगैरह खेलते हैं। तो खेलते हो, नॉर्मल गेम ही खेलते हो? हाँ, नॉर्मली। तो आप लोग खाना मतलब कैसा खाते हो? सात्विक, तामसिक, मतलब कैसा? सात्विक होता है। हाँ। तो आप किस एज से आप करना स्टार्ट किए ये सब? हम मतलब शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो घर तो, और आश्रम में 3 साल का कोर्स है। 3 साल? हाँ, मुझे 2 साल पूर्ण हो गए हैं। तो ऐसा कुछ है कि एज लिमिट है कि इस एज में ही आपको ये करना है, कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो ये? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन से जो शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हो वो बाद में नहीं कर सकते। आपको अच्छा लगता है? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? कितने साल हो गए आपको? 2 साल पूर्ण हो गए। 2 साल। चलिए मिलते हैं। राधे राधे। रात्रि का भोजन करके मैं भी महाकाल उज्जैन से निकल गया ओमकारेश्वर के लिए। अभी यहाँ इंदौर बस स्टैंड पे हूँ, देख रहा हूँ ओमकारेश्वर की ट्रेन बस मिलती है कि नहीं। हेलो दोस्तों। 12:30 बज रहा है अभी। ओमकारेश्वर के लिए बस तो मिल गई है, लेकिन बस आप देख रहे हो कितनी गाली है। अब ये पता भी नहीं है कब चलेगी, देखते कब चलेगा। खैर जाना तो ये, अब वेट कर रहे हैं यहीं पे बैठे बैठे। पानी ले आया हूँ पीने के लिए ठंडा, प्यास बहुत लग रही, गर्मी भी बहुत है। तो चलते ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तो पहुंच गया हूं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ साधन दिख नहीं रहा है टेंपल जाने तक का। लग रहा है पैदल ही जाना पड़ेगा। देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिलती है रास्ते में तो चलेंगे, वरना फिर पैदल ही चलते हैं। अभी ओमकारेश्वर के दर्शन अच्छे से हो गए हैं, अब मामलेश्वर के दर्शन बचे हुए हैं, उसके दर्शन करना है। और नर्मदा माता से इस बार मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट साल या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में मैं नर्मदा माता की परिक्रमा पैदल 100 किलोमीटर की करूँगा। इस बार के लिए मुझे क्षमा करिएगा। कहते हैं कि नर्मदा माता से निकला हुआ कंकड़ भी शिव है, तो इसीलिए मैंने 3 पत्थर ले लिए हैं शिव जी को, और इसकी स्थापना करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसकी डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। लग्जरी बस सेवा। मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे साथ खांडवा जाने के लिए। अकेला जा रहा हूँ खांडवा। जंक्शन से अब जा रहा हूँ ओखला की ओर। अभी अराउंड 3:30 बज रहा है और काफ़ी थक चुका हूँ। कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, रिकॉर्ड भी नहीं करने का मन कर रहा है, पता नहीं ऐसे ही। चलते हैं, फिर जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन पकड़ने। पहुँच गए हैं। अब यहाँ से 1 घंटे बाद मुझे ट्रेन बदलनी है काचीगुड़ा के लिए। देखेंगे, उससे पहले कुछ जाएंगे, कुछ खाने पीने के लिए लेंगे खाने का। और दुकान से बनाऊँगा थोड़ा सा मिलता है जनरल बॉक्स में, अदरवाइज सफर हो जाएगा पूरा रात। सुबह 7 बजे छोड़ेगी मुझे। बात किए थे, वाहिगुरु का प्रसाद मिल गया। ट्रेन पे जैसे उतरे ही वैसे ही तुरंत। देखते खाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी
ले लिया, प्यास बहुत लग रही थी, ठंडी है तो सोच रहा हूँ पानी। वाकई में खिचड़ी का टेस्ट अच्छा है, लगता नहीं है शायद कुछ और पे से खाना पड़ेगा। ये मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही छोड़ी है और 3 पे ही प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, तो ये वेट करते हैं। वैसे जहाँ तक पेट भर जाएगा और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कुछ छोटा मोटा ले लूँगा ट्रेन में खाने के लिए, तो लंबा सफ़र है और सुबह पहुँचूँगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, जनरल बोगी में लाइट नहीं बंद होती है। फाइनली आई हैव रीच्ड माई पीजी। अभी 8:10 हो रहे हैं, तो अभी जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलूँगा। अभी टाइम मेरा 10 बज रहा है और मैं ऑफिस में आ चुका हूँ। 28 घंटे की ट्रेन, उसके बाद 2 ट्रेन आते वक्त लेना, वो भी जनरल में सफ़र करना 3 दिन में। बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि मैं ही थक गया था। कल वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं बस एंडिंग वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है। अगर आप घूमना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको अपना कंफर्ट लूज़ करना पड़ेगा और आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक और अनोखे एडवेंचर के साथ, एक अलग स्टोरी लेकर आते हैं। फ्रेंड, मैं नाम गेस कर रहा हूँ, कार्तिकेय, मितांश, योग्य। योग्य सही नाम लिया ना? मेरा नाम शुभांशु। सब्सक्राइब करो रन टाइम रोड, सब्सक्राइब करो रन टाइम रोड को, बोलो रन टाइम रोड को।